चलिए, तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ थियोरेटिकल पोर्शन आता है हमारे पास में थोड़ा सा, टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी। बोर्ड एग्जाम में जनरली इसी टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर उस टॉपिक के ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम हमसे पूछी जाएगी उन्हें डिस्कस करेंगे। लिखिए अपनी कॉपी में हेडिंग, रोटेटिंग टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। रोटेटिंग टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक आगे आ जाओ, एक आगे आ जाओ, यहां आ जाओ। रोटेटिंग टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, देखो, और काफी क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक कवर करना है। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमें इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली डायरेक्शन हमें दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? पॉजिटिव से, और पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर फिनिश हो गया है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमें दी गई है वो है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहाँ रखा है एक डाइपोल को, ठीक है। डाइपोल के एक कॉर्नर पर है प्लस क्यू, दूसरे कॉर्नर पर है माइनस क्यू, और ये डाइपोल यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, तो आपको अच्छे से समझना है ये टॉपिक। अब देखो होगा क्या, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो प्लस अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स माइनस, ठीक है, और माइनस हमारा जाने वाला है प्लस की तरफ। प्लस हमारा माइनस की तरफ जाएगा, माइनस हमारा प्लस की तरफ जाएगा, यानी एक फोर्स काम करेगा इस किनारे पर और एक फोर्स हमारा काम करेगा इस किनारे पर। फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। चार्ज कितना दिया है आप लोगों को, स्मॉल क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कैपिटल ई, तो इस कॉर्नर पर जो फोर्स हमारा काम करेगा उसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू क्यू ई, और इस कॉर्नर पर जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू होगी Q इंटू ई। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन कोलिनियर फोर्स काम कर रहे हैं एक बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में, और जो नॉन कोलिनियर फोर्स होते हैं वो किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ ऐसे, ये मान लो कि ये डाइपोल है हमारा, एक फोर्स काम कर रहा है इस किनारे पर, एक फोर्स काम कर रहा है इस किनारे पर। अगर एक फोर्स यहाँ काम करेगा और एक यहाँ काम करेगा, तो ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को यहीं के यहीं ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, और जहाँ डाइपोल के ऊपर रोटेटिंग फोर्स काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? जहां भी डाइपोल घूमने की कोशिश करेगा वही हमारा टॉर्क कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस टॉर्क को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। टॉर्क को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं यहां लिखता हूं आपके सामने कि एक फोर्स काम कर रहा है इधर F, और भैया एक फोर्स काम कर रहा है हमारे पास में इधर, ये भी है F। देखो भाई बच्चों, एक फोर्स काम कर रहा है इस किनारे पर, वो भी F है। एक फोर्स काम यहां कर रहा है, ये भी F है। डाइपोल की जो लेंथ आपको दे रखी है वो L है, ये एंगल थीटा है। अगर हम यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को x लेट कर दें, ठीक है, सो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी परपेंडिकुलर यानी x, और हाइपोटेनियस हो गया L। x की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है L साइन थीटा। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि भैया हमने x ही क्यों निकाला, हमने x को क्यों फाइंड आउट किया है, जरा ध्यान से देखिएगा। x क्यों फाइंड आउट हम लोगों ने किया है, एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है, एक यहाँ काम कर रहा है। अगर टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है तो दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स आपको लेना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस लेनी पड़ेगी जो दोनों फोर्स के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अभी जो x वाली डिस्टेंस आप लोगों को दिख रही है वो इस फोर्स के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये जो x डिस्टेंस आपको दिख रही है वो इस फोर्स के साथ भी कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। x f के साथ 90 का एंगल बनाएगी, और ये x इस f के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो टॉर्क को कैलकुलेट करने का तरीका है,
रोटेटिंग फोर्स और टॉर्क को निकालने का तरीका है, फोर्स F उठाइए और उसकी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कर दीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, ये टॉर्क निकालने का तरीका है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बनाएंगे कंडीशन? टॉर्क इज इक्वल टू, देखो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स को हम लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोगों ने क्या निकाला था, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ लिख दिया है QE, x मैंने आपके सामने निकाला है L साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया है चार्ज और ये हो गया है चार्जेस के बीच का गैप, ठीक है। चार्ज इनटू चार्जेस के बीच का जो गैप होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये कहलाएगा डाइपोल मोमेंट। सो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास में बन गई है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। डाइपोल के ऊपर इतना टॉर्क काम करने वाला है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इतना टॉर्क उसके ऊपर काम करने वाला है। अब इसके ऊपर मतलब जनरली ये देखा गया है कि यार ये डेरिवेशन अब कोई पूछता नहीं है, इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, आपके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बनेंगी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, एक एक पॉइंट के आंसर आप लोगों से पूछे जाएंगे, वो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। पहले ये बताइए कि अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स काम करेगा, आप समझ चुके हैं, कितना काम करेगा? ये फोर्स कौन सा है? ये डाइपोल को घुमाने का प्रयास करेगा या डाइपोल को आगे ले जाने का प्रयास करेगा? ये डाइपोल को घुमाने का प्रयास करेगा। अब क्वेश्चन कैसे आप लोगों से पूछे जाएंगे ये आपको देखना है। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या आती है, ये बताइए डाइपोल के ऊपर टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स कितना काम कर रहा है। पहले हम ये जानते हैं ट्रांसलेटरी फोर्स है क्या। डाइपोल हमारे सामने ऐसे है, डाइपोल को आगे ले जाने के लिए जो फोर्स काम कर रहा है वो है F, ठीक है। डाइपोल को पीछे ले जाने के लिए जो फोर्स काम कर रहा है वो भी है F। अब जितना फोर्स डाइपोल को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है बिल्कुल उतना ही फोर्स पीछे काम कर रहा है। हम ये कहेंगे कि डाइपोल के ऊपर जो टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स काम करेगा, टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स वो 0 के इक्वल होगा। यानी ये डाइपोल ना तो यहाँ से आगे जा पाएगा ना ये यहाँ से पीछे जा पाएगा। नंबर 1 आंसर हम लोगों को मिल चुका है, नंबर 1 रिजल्ट हम लोगों को मिल चुका है। टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स किसके इक्वल रहने वाला है? इसका मतलब है कि डाइपोल कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। डाइपोल ना तो आगे की तरफ जाएगा और ना डाइपोल पीछे की तरफ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी लोगों को? ओके, नंबर 1 पॉइंट है कि टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स हमारा 0 के इक्वल होने वाला है। ओके, अब आते हैं बेटा हम नंबर 2 पर, और नंबर 2 कंडीशन हमारे पास में क्या है जरा ये देखते हैं। नंबर 2 कंडीशन ये है, आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दिया है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो गया हमारे पास में नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हम लोगों को दे रखी है वो है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, ध्यान से देखिएगा। अरे भाई टाइम से आ जाया करो। देखिए जरा, इस कॉर्नर पर है -q और इस कॉर्नर पर है +q। डाइपोल ऐसे रखा है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डाइपोल मोमेंट भी इधर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंगल बन गया है 0 डिग्री और टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में P साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हो गई है 0, सो टॉर्क की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो गई है? 0। यानी इस कंडीशन में मिनिमम टॉर्क काम करने वाला है, सबसे कम टॉर्क काम करेगा इस कंडीशन में, वो काम करेगा 0। नंबर 3 कंडीशन पर आते हैं। नंबर 3 कंडीशन क्या है? देखो भाई, इस डायरेक्शन में है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है प्लस और ये है माइनस, ठीक। हमने क्या किया, हमने एक डाइपोल को कुछ इस तरीके से रखा, इस तरफ है माइनस के Q चार्ज, इस तरफ है प्लस के Q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, डाइपोल मोमेंट काम करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। टॉर्क निकालने का तरीका होगा PE साइन थीटा, थीटा की जगह रखेंगे 180, साइन 180 हो जाएगा 0 और टॉर्क की वैल्यू यहां भी कितनी बन जाएगी हमारी? 0। देखो इस केस में भी टॉर्क की वैल्यू 0 है, इस केस में भी हमारी टॉर्क की वैल्यू 0 है, यानी यहां भी मिनिमम टॉर्क काम करेगा, यहां भी हमारा मिनिमम टॉर्क काम करेगा। समझ में आ रही है सभी लोगों को बात? ध्यान रखिएगा इसे अच्छे तरीके से। नंबर 4 कंडीशन हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरफ रखा, ये पॉजिटिव और यहां है हमारे पास में नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है हमें E,
हमने एक डाइपोल को कुछ इस तरीके से रखा, नीचे है नेगेटिव और ऊपर है पॉजिटिव। ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस केस में जो टॉर्क काम करेगा वो मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा और उस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी PE sin 90 और sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो टॉर्क काम करेगा PE। क्लियर हो रही है सभी लोगों को बात? ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे कि भाई हमें डेरिवेशन ड्राइव करके दिखाओ। 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी है मेरे पास में। इसके बाद जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। ट्रांसलेटरी फोर्स होगा? यस और नो? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना फोर्स आगे काम करेगा उतना ही पीछे काम करेगा। समझ में आ रही बात? अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स काम कर रहे हैं, इसलिए देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन एग्जिस्ट इन दिस कंडीशन। समझ में आ रही बात? कोई ट्रांसलेटरी मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में हमारा टॉर्क कितना है? 0। इस केस में भी हमारा टॉर्क कितना है? 0। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और इस केस में जो टॉर्क की वैल्यू है वो मैक्सिमम है और वो टॉर्क की वैल्यू है आपके पास में P इंटू E। P का मतलब है डाइपोल मोमेंट और E का मतलब क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आपसे प्रॉब्लम कैसी पूछी जाएगी जरा हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन हमारे सामने कैसा आने वाला है? क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी के अंदर नोट करिएगा और कुछ नहीं नोट करना है आप लोगों को। अरे आवाज नहीं करिए, देखिए जरा। प्रॉब्लम नंबर 1, फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ये है। ठीक, बिल्कुल इसी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा बच्चों। क्या है प्रॉब्लम? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 1 है शो दैट नो ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट ऑन इट। समझ आ रही बात? क्या लिखोगे इसका आंसर आप लोग? आपको शो करके दिखाना है कि जितना फोर्स मतलब ट्रांसलेटरी फोर्स काम नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको एक तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद आप लिखेंगे कि जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर F आगे काम कर रहा है तो F ही कहाँ काम कर रहा है? पीछे। और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि एक डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा काम करना चाहिए, तभी तो बॉडी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। अब जितना आगे काम कर रहा है उतना ही पीछे काम कर रहा है, इसीलिए ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। इसके बी पार्ट में हम लोगों से क्या कहा जरा ये बताइए। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन ड्राइव किया और टॉर्क की वैल्यू कितनी निकल कर आई है आपके पास में? PE sin थीटा। P क्या हो गया है? डाइपोल मोमेंट। E क्या हो गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और थीटा क्या हो गया है? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। क्लियर? थर्ड पार्ट है हमारे पास में, ये तो वर्क डन के ऊपर पूछ लिया। वर्क डन हमारे पास में इसके बाद की डेरिवेशन है, टॉर्क के बाद की जो डेरिवेशन है वो हमारे पास में वर्क डन की है। The dipole is aligned parallel to the field. Calculate the work done in rotating it through 180 degree. ठीक है, अगर आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, बाकी इसके बाद जब हम वर्क को ड्राइव करेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे इसे। एक डाइपोल को घुमाने में जो वर्क करना पड़ता है वो इतना वर्क करना पड़ता है। अगर आप एक डाइपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाते हैं तो इतना वर्क करना पड़ता है। ये CBSE के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है अलग अलग लैंग्वेज के साथ। जैसे यहां तो आपसे पूछा है कि 180 डिग्री घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता था कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर दें तो हम ये कहेंगे कि भाई हम लेट कर लेते हैं कि जो इनिशियल एंगल है हमारे पास में अल्फा वो तो है 0 डिग्री। और कितने डिग्री रोटेट कराया हमने जरा बताइए? हमने 180 डिग्री रोटेट कराया। अगर इनिशियल एंगल 0 है, 0 से 180 हमने उसे रोटेट करा दिया तो फाइनल एंगल कितना होगा हमारे पास में? 180 डिग्री। इनिशियल एंगल 0, फाइनल एंगल हो जाएगा 180। सो वर्क डन इज इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 180। ठीक है, PE cos 0 की वैल्यू क्या रहने वाली है और cos 180 की वैल्यू -1। तो फाइनल आंसर बनेगा आपके पास में कितना? 2PE। इतना वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा अगर आप लोगों को एंगल ध्यान है कि इनिशियल एंगल कितना है और फाइनल एंगल कितना है। तो अभी हमने सिर्फ टॉर्क की डेरिवेशन आपको बताई है और टॉर्क की डेरिवेशन क्या है? PE sin थीटा। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। मिनिमम टॉर्क 0 डिग्री और 180 डिग्री पर होगा और मैक्सिमम टॉर्क कितने पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। समझ में आ रही बात? ओके,
अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा बीच में जिसमें जितने जवाब मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे मैं उसमें लिखवा दूंगा आप लोगों को, तो फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप समझ लीजिए, बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं सारी चीजें वहीं लिखवा दूंगा आप लोगों को। जैसे ये तो एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, देखो भाई, जैसे ये प्रॉब्लम बनी हमारे पास में, शो डायग्रामेटिकली the orientation of the dipole in the field for which the torque is maximum। हमें डायग्राम बनाकर बताना है कि टॉर्क मैक्सिमम कहां होगा। जस्ट अभी मैंने आपके सामने डायग्राम बनाकर बताया था। डायग्राम बनाया था हमने कुछ इस तरीके से। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव से, फिनिश कहां हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, और एक डाइपोल को यहां मैंने ऐसे रख दिया, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की तरफ ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सामने की तरफ। देखो जरा ध्यान दो, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने हो गया, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। और एंगल के 90 डिग्री बनने का मतलब यह है कि टॉर्क की वैल्यू हो गई मैक्सिमम, और मैक्सिमम टॉर्क है आपके पास में PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और मैक्सिमम टॉर्क हो गया PE। ठीक है, तो डायग्राम बनाकर हमने मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आपके सामने बता दी। नंबर 2 क्या पूछा है आप लोगों से, हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ। ठीक है, ये बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास में, और मैक्सिमम वैल्यू का हाफ। पहले ये देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कितने एंगल पर होगा। पहले ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कितने एंगल पर होगा। हमें सेकंड केस में कहा है कि जो टॉर्क की वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू है P, PE का आधा यानी PE/2। टॉर्क का फॉर्मूला है अपने पास में PE साइन थीटा, कैंसिल आउट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी सेकंड केस आप लोगों को ऐसा बनाना है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बनाए। समझ में आ रही बात? तो इसका एक छोटा सा डायग्राम हम आपके सामने बना देते हैं। भाई ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इस तरफ हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और डाइपोल है हमारे पास में कुछ ऐसे, ये माइनस ये प्लस। बताइए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, नेगेटिव टू, हो गया डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये बताओ 30 डिग्री हमने कहां से निकाला, समझ में आ गया? उसने हमें कहा था कि मैक्सिमम टॉर्क का हाफ होना चाहिए, तो पहले हमने मैक्सिमम टॉर्क का हाफ देख लिया। मैक्सिमम टॉर्क PE उसका आधा कर दिया, टॉर्क के इक्वल रखा, एंगल निकल गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने आपके सामने डायग्राम बना दिया। क्लियर हो गई ना बात? थर्ड पार्ट में कहा है कितना होना चाहिए, 0 का केस मैंने अभी बनाया था आपके सामने। क्या तो पैरेलल होना चाहिए 0 डिग्री या एंटी पैरेलल होना चाहिए 180 डिग्री, कोई भी केस बना दो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो अपनी कॉपी में से। क्वेश्चंस मैं आपके पास में भेज दूंगा बच्चों, आप आंसर नोट करिएगा बस। अरे आवाज मत करो। ठीक है, अगर डाइपोल ऐसे रखा है, ऐसे या ऐसे रखा है, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड, उस कंडीशन में टॉर्क हमारा 0 के इक्वल होगा।
हो गया है, ठीक है, समझ आ गया ना सभी लोगों को? ठीक है, गुड, आसान है, आप कर पाएंगे आराम से। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ठीक है। देखो भैया बात सुनो ध्यान से, अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट कंडीशन की। अभी जस्ट हमने आपके सामने टॉर्क निकाला। अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो तुरंत डाइपोल वहां से घूमने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जितनी बातें बताएंगे वो सब इंपॉर्टेंट है, लिखते रहिएगा अपने साथ साथ, ठीक है। क्या सबसे पहली कंडीशन क्या है? आप डाइपोल को कितने भी डिग्री का एंगल बनाकर रखें, डाइपोल की जो फर्स्ट प्राइमरी टेंडेंसी है वो ये है कि डाइपोल एकदम से घूमकर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आना चाहेगा। कैसा आना चाहेगा? आप 30 डिग्री रखिए, आप 60 डिग्री रखिए, आप 90 डिग्री रखिए, आप कितने भी डिग्री का एंगल बनाकर रखें, डाइपोल एकदम से बिल्कुल क्विकली एकदम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे लाइन में आना चाहेगा। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन दिया है कुछ ऐसे, हमने उसमें डाइपोल को रखा इनिशियल एंगल बनाकर, कोई भी इनिशियल एंगल हम लोगों ने ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारे पास में, ठीक है। हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया यहाँ ऐसे, तो ये डाइपोल एकदम यहां से कहां आना चाहेगा भाई? ये बताओ जल्दी से, डाइपोल यहां से कहां आना चाहेगा? यहां से एकदम पैरेलल आना चाहेगा। समझ में आ रही बात? और मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद में डाइपोल यहां से घूमकर यहां आ गया है। ये माइनस के क्यू है, ये प्लस के क्यू है, ठीक है। इनिशियल एंगल बन रहा था अल्फा, और मान लेते हैं कि फाइनल एंगल बन रहा है यहाँ से बीटा, यानी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्फा एंगल बना रहा था और फाइनली डाइपोल हमारा यहाँ से घूमकर यहाँ आ गया, तो ये एंगल बना रहा है बीटा, ठीक। तो डाइपोल को यहाँ से घूमकर यहाँ आने में कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम लोगों को देखना है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वर्क का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, जब बॉडी सीधी लाइन में मोशन करती है तो हम एफ डेटा लेते हैं, एफ का यूज करते हैं, और जब वही बॉडी हमारी घूमती है, रोटेट करती है, तो हम यूज करते हैं टॉर्क। समझ में आ रही बात? मुझे ये बताइए कि वर्क निकालने के लिए मुझे यहाँ एफ लेना है या टॉर्क लेना है? अगर यहाँ बॉडी सीधी डायरेक्शन में मूव करती है तो एफ लेते, और बॉडी अगर घूम रही है तो हमें टॉर्क लेना है, ठीक है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट होगा डी थीटा में। डी थीटा में बॉडी आगे जाती तो टॉर्क की जगह एफ होता, और डी थीटा की जगह डी एक्स होता, डी एक्स या डी वाई या डी जेड या डी एस, जो भी आप लेना चाह रहे हैं। बॉडी घूम रही है तो हम टॉर्क डी थीटा का यूज करेंगे। आगे देखिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने आपके सामने टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव किया। टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा डी थीटा। डी डब्ल्यू का मतलब है स्मॉल वर्क डन, हमें चाहिए बड़ी वैल्यू। हमने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया। इनिशियल एंगल कितना है बेटा? फाइनल एंगल कितना है? हमने लिमिट यूज की अल्फा टू बीटा, और इधर यूज किया 0 से लेकर डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया डब्ल्यू, पी और ई कांस्टेंट है, बाहर है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस के कॉस थीटा, लिमिट है हमारे पास में अल्फा से लेकर बीटा, ठीक है। जब ये सारी डेटा हम यहाँ पुट करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया पी ई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये निकल गई हमारे पास में वर्क की वैल्यू, ठीक है। अब वर्क में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जो हम लोगों से बार बार पूछा जाता है, वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। वो सवाल क्या है? सबसे बेसिक क्वेश्चन वर्क के अंदर ये है, अगर आप 0 डिग्री से लेकर अल्फा यानी 0 डिग्री, आप इसे 180 डिग्री तक रोटेट कराते हैं। बेटा 0 डिग्री का नाम नहीं भी ले सकता है वो, 0 डिग्री की जगह वो बोल सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकता है? अगर आप इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाते हैं तो बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम से डाइपोल को अनस्टेबल तक घुमाते हैं। मान लो स्टेबल का मतलब है 0 डिग्री, ऐसे रखा है डाइपोल, आपने पूरा यहाँ से घुमाकर, यहाँ से घुमाकर, यहाँ से घुमाकर ऐसा कर दिया, ठीक है। डाइपोल को यहाँ से घुमाकर ऐसे कर दिया, तो कितना एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम लोगों को देखना है। तो पहला एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री।
दूसरा एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। क्या तो 0 और 180 की बात कहेगा या स्टेबल और अनस्टेबल की बात करेगा, लेकिन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू जब हम ऊपर पुट करेंगे तो वर्क निकलेगा हमारे पास में PE, अल्फा की जगह रखेंगे cos 0 माइनस बीटा की जगह रखेंगे cos 180, ठीक। सो वर्क इज इक्वल टू PE cos 0 की वैल्यू है 1 माइनस cos 180 माइनस 1। बेटा कुल मिलाकर वर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2PE। कितनी आ गई है? कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट 0 से लेकर 180 तक घुमाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा मैथमेटिकली वो इक्वल होगा 2 इंटू मैक्सिमम टॉर्क के। ये बताओ हमने PE को मैक्सिमम टॉर्क कहा था या नहीं कहा था? PE को हमने कहा था ना मैक्सिमम टॉर्क। सो वर्क 0 से लेकर 180 तक ले जाने में हमने PE को लिख दिया है मैक्सिमम टॉर्क। कितने टाइम्स है उसके? 2 टाइम्स है। समझ में आ रही बात? तो ऐसी कंडीशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा कई बार बड़ा बेसिक सवाल भी मिल जाता है यार हम लोगों को, हमने 90 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाना है। 90 डिग्री ऐसे है, डाइपोल बिल्कुल सीधा है ऐसे, ठीक है। हमें 90 डिग्री से 60 डिग्री तक रोटेट कराना है, तो इनिशियल एंगल क्या हो गया 90, अल्फा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे और फाइनल एंगल हो गया 60, बीटा की जगह 60 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यह है कि अब आपके पास में एक जनरल सिचुएशन आ गई है। आगे अगर हम सवाल करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कहां से हमने ये फॉर्मूला यूज में लिया है। ये हमारा वर्क को कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है। वर्क समझते हैं ना क्या है वर्क? डाइपोल को यहां से यहां ले जाने में कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब देखिए इसके अंदर एक टर्म आता है, भाई ध्यान दो जरा यहां पर, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। 3 चीजें, पूरे 5 नंबर का अगर क्वेश्चन बना तो 3 चीजें आएंगी। टॉर्क निकालो, टॉर्क मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। वर्क डन निकालो, और वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में डाइपोल हमारा ऐसा है, ऐसा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? आपने 90 से घुमाना है, 90 से। इनिशियल एंगल आपके पास में 90 है, 90 से घुमाकर फाइनल एंगल तक ले जाना है। फाइनल एंगल की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, फाइनल एंगल कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 60, 45, 90, 120 कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ इनिशियल एंगल गिवन है और इनिशियल एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री। फाइनल एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने उसे लेट कर दिया थीटा। क्या लेट किया? 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में जितनी भी एनर्जी खर्च होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कहलाएगी। समझ में आ रही बात? वर्क के अंदर से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ गई। अल्फा लेना है 90 और बीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, वो देगा आपको गिवन कितनी है, या कोई भी आप वेरिएबल वैल्यू मान सकते हैं। हम लोगों ने वेरिएबल वैल्यू को थीटा लेट कर दिया। चलिए तो बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या है आपके पास में? PE cos 90 माइनस, अरे भाई आया समझ में, cos 90 की वैल्यू हो गई कितनी? 0, और ये क्या है? माइनस cos थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस के PE cos थीटा। जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं आया? ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है माइनस के PE cos थीटा। एनसीईआरटी में एक बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखा है इसके ऊपर, इसके तुरंत बाद हम वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है फाइनल कंडीशन में। इनिशियल एंगल कितना है? इनिशियल एंगल 90 है। आपको 90 से घुमाना है थीटा तक, तो 90 से थीटा तक घुमाने में जितनी एनर्जी खर्च होगी, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, उसी को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बोलो। हमने यहां से बना दी 2 सिचुएशन, 3 नहीं बनाएंगे, कॉमन 2 सिचुएशन बनाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। पहली सिचुएशन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो एनर्जी बिल्कुल मिनिमम है और एनर्जी है माइनस PE। तुम ये बताओ, अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर किसी की एनर्जी बहुत कम है, यानी इसका मतलब है कि उसका एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। अगर एनर्जी लेवल उसका बहुत डाउन है
तो अगर वो वाइब्रेट भी करेगा तो बहुत हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? यहाँ इसकी एनर्जी माइनस के पीई है, माइनस के पीई, यानी एनर्जी लेवल माइनस में है, बिल्कुल मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम। इतनी मिनिमम एनर्जी पर क्या ये किसी तरीके का मोशन दिखाएगा? किसी तरीके का कोई मोशन नहीं दिखाएगा। एनर्जी के मिनिमम होने की वजह से ही थीटा बराबर 0 की कंडीशन को हम मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई स्टेबल तो सब जानते हैं क्या है, इक्विलिब्रियम भी आप सब जानते हैं क्या है। क्यों है स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0, और अगर आप cos 0 यहां पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। एनर्जी बन जाएगी मिनिमम, और एनर्जी इतनी मिनिमम है कि किसी तरीके का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, इसीलिए मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। मोस्ट स्टेबल। कई बार तो बोर्ड एग्जाम में सीधा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है कि मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल कितना होगा और एनर्जी कितनी होगी। तो मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल कितना है और एनर्जी है माइनस पीई। थोड़ा इससे याद रखेगा कि स्टेबल है तो एनर्जी बहुत कम होगी, एनर्जी कम होगी तो एनर्जी मिनिमम होगी, और वो एनर्जी होगी माइनस पीई। अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है तो एनर्जी होगी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम एनर्जी होगी प्लस पीई। इसे हम कहेंगे मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही बात? 180 डिग्री। अभी वर्क का सवाल कर रहे थे हम, मैंने क्या कहा था वर्क के क्वेश्चन में? कहां से कहां तक घुमाया? स्टेबल से अनस्टेबल तक घुमाया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री। अनस्टेबल का मतलब यह है कि यहां हल्का सा एक खास तरीके का मोशन दिखाता है। उस मोशन को हम नाम देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी जब एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है तो डाइपोल कुछ इस तरीके, सीसॉ वाला मोशन देखा सभी लोगों ने, इस तरीके से मोशन करेगा, ऐसा मोशन करेगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए हमने इसे मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम दिया है। मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां ये दिखाने वाला है। ठीक है, तो हमने ड्राइव कर ली हैं 3 चीजें। नंबर 1 टॉर्क, नंबर 2 टॉर्क मैक्सिमम कहां होगा, टॉर्क मिनिमम कहां होगा। नंबर 2 क्या है हमारे पास में? वर्क डन। वर्क डन का एक जर्नल फॉर्मूला हमने आपको बताया, और एक जगह से दूसरी जगह घुमाने में कितनी एनर्जी खर्च होगी। नंबर 3 वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब पहला एंगल तो क्या हो जाए 90, दूसरा एंगल कुछ भी हो 90 से घुमाना है, शर्त सिर्फ इतनी है। बताइए थीटा क्या है यहां पर? टॉर्क 0 हो गया। मैं बताता हूं कैसे हो गया, चिंता मत करो। ठीक है, इसे रफ कर दो, उसके बाद ये बता देता हूं मैं। तो हमारे पास में क्या कंडीशन आई भाई? क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, भूल गया हूं यार। अच्छा हाँ, नंबर 1 तो टॉर्क हो गया, नंबर 2 वर्क डन हो गया। हमने वर्क डन को काहे में कन्वर्ट कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और नंबर 3 है हमारे पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां रहेगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां रहेगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, इसके बाद बताते हैं आपका आंसर। ठीक है, अब इसे याद रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से इसके ऊपर सवाल बनते हैं। इस डायग्राम को रफ कर दें, यहां पर सबने नोट कर लिया? ठीक है, हाँ भाई भानु प्रताप, अब बता तेरा सवाल क्या है। देख भाई, ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव से। ये क्या है अपने पास में? नेगेटिव। हमने यहां रखा एक डाइपोल को, ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा। तो ये जो हमें पेन दिखाई दे रहा है, पूरी बात सुनना ध्यान से, ये हमारा प्लस प्लस के रिपल्शन करने की वजह से ऐसे एक बार
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है कि टॉर्क नेगेटिव तब लिया जाता है जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो जब ये जो हमारा डाइपोल था ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया कुछ इस तरीके से, तो टॉर्क हो गया हमारा नेगेटिव। कोई भी वैल्यू लेट कर दो, मान लो -10 हो गया -10, ठीक है। अब जब दूसरी बार बाकी के आधे सर्कल के अंदर, मैंने कहा ना सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो बाकी के आधे कंडीशन के अंदर किस तरीके से मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक बार टॉर्क हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो अगर पूरे मोशन की हम बात करें, आधे चक्कर में टॉर्क कैसा हो गया, नेगेटिव, आधे चक्कर में कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो पूरे मोशन का जो एवरेज टॉर्क हमारा रहने वाला है वो 0 के इक्वल रहने वाला है। इस तरीके से बॉडी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, ठीक है। ये रहता है कंडीशन। ओके, नोट कर लिया सभी लोगों ने? बढ़े आगे, सबने कर लिया है ना नोट? ठीक है, अब ध्यान रखना जरा थोड़ा सा। पहले ये वाली प्रॉब्लम हम बनाएंगे। सवाल अच्छा है, जरा ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत ध्यान से करना है। हाँ भाई बच्चों, पढ़िए प्रॉब्लम क्या है। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो डाइपोल मोमेंट है ना आपके सामने, जिसके ऊपर मैंने ये मार्क किया है, ये एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड, ठीक है। उसके बाद है बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। लो भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। The direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% of polarization of the sample. देखो भाई किस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं, जरा ध्यान से। पहले आप ये देखिए कि एक सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ये है 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ठीक, यही है ना, समझ रहे हैं सभी लोग। लेकिन एक मॉलिक्यूल तो हमारे पास में वहां है नहीं। कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास में, ए मोल, एक मोल की बात हो रही है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। अरे होंगे या नहीं होंगे? तो टोटल डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल हो गया, टी। टोटल डाइपोल मोमेंट हो गया, ये सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10⁻23 से, 0.023 हटा दिया मैंने यहां से, सीधा 6 × 10⁻23 लिया। समझ आ गई इतनी बात सभी लोगों को? जल्दी बताओ। ये सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट और ये पूरे सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट जो हमें गिवन दे रखा है, कितना आएगा आंसर जरा बताओ? 6 × 10⁻⁻6 कूलम्ब मीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना जरा बेटा, जब पोलराइजेशन होता है ना, उसने हमें कहा पोलराइजेशन हो रहा है, तो पोलराइजेशन की एक खास बात होती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पोलराइजेशन की खास बात है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिल्कुल उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा। जिस डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। तो मुझे ये बता दीजिए कि इनिशियल एंगल कितना हो चुका है, 0 डिग्री। पोलराइजेशन हो रहा है। याद करिए हमने पोलराइजेशन पढ़ाया था स्टार्टिंग में आप लोगों को। पोलराइजेशन का एक टॉपिक, किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे
किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पोलराइजेशन होगा और मटेरियल अनपोलराइज से पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, मटेरियल डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल छिपे हुए होते हैं। जैसे ही आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाते हैं और वो अलग होकर एक डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। ठीक है, और वो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होता है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन के अंदर यूज ये आ रहा है कि पोलराइजेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम होने वाली है और इनिशियल एंगल होने वाला है 0 डिग्री। ये बताओ इनिशियल एंगल 0 है, सभी लोग समझ चुके हो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब उसने कहा कि कुछ देर के बाद में एंगल चेंज हो गया, कितने डिग्री से एंगल चेंज हुआ मुझे ये बताइए, 60 डिग्री से। अगर इनिशियल एंगल 0 डिग्री है तो फाइनल एंगल बताओ कितना हो जाएगा। पहले 0 था ऐसे, अब 0 से 60 डिग्री चेंज होकर यहां पहुंच गया। इनिशियल एंगल 0, फाइनल एंगल 60 डिग्री। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, हमें बताना है कि कितनी हीट रिलीज होगी अगर सारी की सारी 100% की 100% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम वर्क निकालेंगे। यहां पर क्या निकालेंगे, और वही वर्क हमारा पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है। PE cos अल्फा माइनस कॉस, ये बताइए टोटल P है या नहीं है आपके पास में, कितना है टोटल P, 6 × 10⁻⁻⁶। अरे है भाई, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 10⁻⁶। अल्फा है आपके पास में, कितना है, और बीटा कितना है, बताइए समझ आया या नहीं आया। सो वर्क इज इक्वल टू P की वैल्यू हो गई 6 × 10⁻⁻⁶, E की वैल्यू कितनी हो गई 10 की पावर, ये हो गया cos 0 और ये हो गया cos 60। सो वर्क इज इक्वल टू ये -6, ये 10 की पावर +6 कैंसिल आउट, 6 cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, 1 - 1/2 1/2, 1/2 को 6 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर इज 3 जूल। 3 इतने जूल की एनर्जी हमारी लिबरेट होने वाली है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, नहीं आया समझ में, आ गया, नोट कर लीजिए। मैं बता देता हूं क्या प्रॉब्लम है, बताओ, नहीं पूछना, चलो ठीक। टेस्ट हमने आपका 5 दिन 6 दिन पीछे हटा दिया है बच्चों। ठीक है, नया टाइम टेबल आपका बन गया है, आज शाम तक आपके पास में लिंक के साथ पहुंच जाएगा, आप देख लीजिएगा उसे। अब आपका पहला टेस्ट 26 दिसंबर में है, 26 दिसंबर में है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो रिवीजन में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, रिवीजन जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा सही से करेंगे हम लोग, रिवीजन हर तरीके के क्वेश्चंस को देख के करेंगे। ठीक है, तो 26 दिसंबर में आपका पहला टेस्ट है और दूसरा टेस्ट हमने आपका कर दिया है 9 जनवरी में। स्टार्टिंग के 2 टेस्ट में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि दोनों यूनिट काफ़ी बड़ी हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी। ठीक है, बाद में तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनमें रिवीजन में कम टाइम लगेगा आप लोगों को, और इसलिए भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसे पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को, वो तो हमने जस्ट अभी पढ़ी है, कुछ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है अभी। तो ये क्लियर हो गया भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, तो आज की क्लास में अभी एक डेरिवेशन और बच रही है, मुझे ये बताइए टॉर्क की डेरिवेशन बताइए, वो समझ में आ गई। टॉर्क मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कितने पर है, 0 पर, बिकॉज एनर्जी मिनिमम है। अनस्टेबल कितने पर है, 180 पर, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम है। वर्क का फॉर्मूला आपके सामने हमने ड्राइव किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने आपके सामने ड्राइव किया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क के ऊपर ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया डेरिवेशन आती है, पिछले 3-4 साल से तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उससे पहले सैंपल पेपर में इस तरीके की डेरिवेशन डाली जाती थी। हमने कहा कि 180 डिग्री पर डाइपोल इस तरीके से C100 की तरह मोशन करेगा, ऐसे करेगा ना। इस मोशन को हमने क्या नाम दिया, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम दिया ना, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन।
जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसे एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा वो हमें ड्राइव करना है, कितना होगा, ठीक है। तो डाल दीजिए अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग, ये पहले भी नहीं पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, नया टॉपिक है आप लोगों का, तो हेडिंग डाल दीजिएगा, लिखिए टाइम पीरियड ऑफ ASHM, टाइम पीरियड ऑफ ASHM। ASHM क्या है? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इन मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो भाई सुनो ध्यान से, डेरिवेशन 3-4 स्टेप में खत्म हो जाएगी, 2 नंबर में आती है। हाँ, क्या फॉर्मूला ड्राइव किया तुमने टॉर्क का, ये बताओ जरा। P E साइन, अच्छा जब वो जो हमारा डाइपोल है वो इस तरीके से मोशन करेगा तो एक बार तो जाएगा क्लॉकवाइज और एक बार कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी आपको एक पकड़कर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्या तो आपको क्लॉकवाइज के मोशन को पकड़कर इक्वेशन बनानी पड़ेगी या एंटी क्लॉकवाइज को पकड़कर इक्वेशन बनानी पड़ेगी? समझ में आ रही बात? एक को पकड़कर, आप दोनों को लेकर इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, क्या तो क्लॉकवाइज को लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई एक बार वो क्लॉकवाइज जाएगा एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि क्लॉकवाइज में टॉर्क क्या रहेगा? नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में क्या रहेगा? पॉजिटिव, टोटल टॉर्क कितना हो गया हमारा? 0। समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? तो हमें किसी आधे ऑसिलेशन को पकड़ के डेरिवेशन करनी पड़ेगी, क्या तो क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। अब यहां ध्यान दीजिए आप, स्टेप नंबर 1 बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? मैंने क्लॉकवाइज पकड़ लिया तो ये हो गया माइनस के PE साइन थीटा। आगे समझ में? ठीक है। वो जो इस तरीके से सीसॉ मोशन कर रहा है ना, ये एंगल बहुत मामूली सा है, बहुत मामूली सा, वो ऊपर उठता है और बहुत मामूली सा वो नीचे जाता है। यानी जो थीटा एंगल दिख रहा है ना, ये बहुत स्मॉल एंगल है, बहुत छोटा एंगल है। जब ये बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटे एंगल के केस में हम ऐसा कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन को यहां से हटा देंगे हम लोग, बिकॉज एंगल आर वेरी स्मॉलर, एंगल बहुत छोटा है। समझ में आ रही बात? एंगल बहुत छोटा है। सो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के PE थीटा। अरे भाई समझ आया? माइनस क्यों लिया पहले ये बताओ? आधे ऑसिलेशन को लेकर चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज पकड़ लिया, इसीलिए माइनस ले लिया मैंने। साइन को क्यों हटाया? क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, साइन को दिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, 11th क्लास में टॉर्क का एक फॉर्मूला होता था, वो होता था I और साथ में होता था अल्फा। अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, जब कोई बॉडी घूमती है तो उसका एक्सीलरेशन कितना है। माइनस PE थीटा को इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस के PE थीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा टॉर्क की जगह मैंने लिखा है I अल्फा, और बेटा अल्फा का मतलब है एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे आप एक्सीलरेशन को लिखते हैं ना फिजिक्स में, dv/dt लिखते हैं, अबे लिखते हैं, या हम लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी बनेगी, 2 बार करोगे तो एक्सीलरेशन बनेगा। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल वैसे ही अल्फा को मैं लिख सकता हूं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। जिसे समझ नहीं आएगी वो याद कर लेना इसे, ठीक है। देखो आगे से, I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस PE थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय I ऑन बोथ साइड। क्यों I से डिवाइड किया अभी समझ जाओगे। यहां बन गया d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस PE अपॉन I, साथ में है थीटा इक्वल टू है 0। I का मतलब होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ रोटेशन में पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम, कभी सुना या नहीं सुना? बहुत इंपॉर्टेंट है यार 11th में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब कोई चीज घूमती है तो उसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी तो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो ये होती है। अगर कोई बॉडी सिंपल भाई ये इक्वेशन तो मैंने ड्राइव की है
और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर जो इक्वेशन मैंने ड्राइव की है उस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराऊं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। यहां d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर है, यहां भी d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर है। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन में d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, इसीलिए 1 बनाने के लिए मैंने यहां i से डिवाइड कर दिया था। समझ में आ रही बात। यहां इसके सामने क्या लिखा हुआ था i, इस i को यहां से हटाना था, इसीलिए मैंने दोनों तरफ i से डिवाइड किया था। ये बन गई इक्वेशन, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहां ये सेम, यहां ये सेम, ये थीटा बहुत बढ़िया। यहां थीटा का कोफिशिएंट क्या है, pe अपॉन i, और यहां थीटा का कोफिशिएंट क्या है। सो मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू pe अपॉन i, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट pe अपॉन i। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल T, सो कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई i अपॉन P। लो भैया इतना टाइम पीरियड होगा, ऐसे ऐसे गया ऊपर, ठीक है। कितना राउंड हो गया ये 25%, 25% ऑसिलेशन अभी कंप्लीट हुआ। वापस यहां आ गया 50% हो गया, नीचे गया 75% हो गया, और वापस यहां आ गया तो 100% हो गया। समझ में आ रही बात। पूरा राउंड कंप्लीट करने में, पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, ऊपर जाने में, लौट के आने में, नीचे जाने में, फिर लौट के आने में, इसमें जो पूरा टाइम लगेगा वो इतना होगा। आई क्या है जल्दी से बताओ जरा मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ज्यादातर सवालों में गिवन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। पी का मतलब है डाइपोल मोमेंट और ई का मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सब गिवन मिलेगा, वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं करना, ठीक है। बताओ डेरिवेशन समझ में आई या नहीं आई। पहले बताओ पहला स्टेप क्लियर है सभी लोगों को। माइनस क्यों लिखा, साइन को क्यों हटाया, ठीक है। इक्वल टू से इधर लेकर आए, टॉर्क को लिखा आई अल्फा, अल्फा को लिख सकते हैं ये, आई को यहां से हटाने के लिए दोनों तरफ डिवाइड किया, ये कंडीशन बन गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये कंपेयर किया, ओमेगा निकल गया, यहां से अंडर रूट लगाकर हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल दी। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये निकल गया टाइम पीरियड। इतना टाइम लगेगा पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, ठीक है। कर लीजिए नोट। समय क्या हो गया बच्चों, चंद्रिका टाइम क्या हुआ है 50। समझ आ गया। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक। टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव किया है। अभी मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं किए, बीच में ऐसी एक दो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि लैंग्वेज कैसे बनेगी क्वेश्चन की और क्या लिखना है हमें उसके अंदर। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ओके, तो अभी आपको क्या करना है सुन लीजिए जरा ध्यान से। ये पीडीएफ तो मैंने आपके पास में सेंड कर दी है, नहीं की है तो कर दूंगा मैं सेंड आप लोगों को। देखो बात सुनो जरा ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। पीडीएफ के अंदर जो सेकंड प्रॉब्लम है वो मैं करा चुका हूं आप लोगों को, एक बार अपने आप से करके देखना, ठीक है। क्या ड्राइव करना है, क्या निकालना है आप लोगों को। प्रॉब्लम नंबर 3 सेम है। वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये बताओ। कॉस अल्फा माइनस कॉस, यहां अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री है, स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है थीटा इक्वल टू 0 है। कितना है थीटा इक्वल टू 0 से थीटा तक घुमा दिया तो अल्फा तो हो गया 0 और बीटा की वैल्यू हो गई थीटा। पुट किया तो वर्क निकल गया हमारा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, पीडीएफ के अंदर प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4, 2, 3, 4, ओके।
प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6, ये क्वेश्चन देख लो, मैं नंबर भूल गया कौन सा होगा, ये 5th लिखा हुआ है यहाँ पर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार आप ट्राई करिएगा ज़रूर। पीछे वाले मैंने सब करा दिए हैं आप लोगों को, ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कल मैं आपको कराऊंगा ही पक्का ये सवाल, लेकिन पहले उससे पहले आप एक बार अपने आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये वाला अपने आप करना है, बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पीई साइन थीटा, पी दे रखा है, ई दे रखा है, थीटा दे रखा है, डायरेक्ट है बिल्कुल, पीई साइन थीटा। कर पाओगे ना? ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है, बताया ना? ठीक है, तो ये जितने सवाल मैंने आप लोगों से कहे हैं सब ट्राई करिएगा अपने आप, बाकी बात हम कल करेंगे। पढ़ के आना सब अच्छे से बिल्कुल।